नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप लोगों को केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाया गया है, उसके क्वेश्चंस को भी हम लोग 1-2 दिन में करेंगे। उससे पहले आप उस चैप्टर के सारी परिभाषाओं को अच्छे से याद कर लीजिए, सभी उदाहरणों को याद कर लीजिए और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग बारी-बारी से एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो आज हम लोग अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। हमारी नज़र में केमिस्ट्री का ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। इसकी महत्ता को अगर हम बताएं तो आप ये जान लीजिए केमिस्ट्री में आप चाहे 11th में, 12th में, 10th में या 11th के बाद बीएससी करें या कुछ भी करें, आप कहीं भी पढ़ें, अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको 100 अभिक्रियाएँ दी जाएँ तो ये जान लीजिए कि आप अगर अम्ल, क्षार और लवण की समझ रखते हैं तो उन 100 अभिक्रियाओं में से आप 95 अभिक्रियाओं को बड़े आराम से अम्ल और क्षार के आधार पे कर ले जाएंगे। और इसी चीज़ को लेकर हम बच्चों से पूछते हैं कि आपको अभिक्रिया में क्यों प्रॉब्लम होती है, क्या दिक्कत है। तो उन्हें बस यही समस्या रहती है कि कितना समीकरण हम याद करें, कितना रटें, कितना अभिक्रियाएँ रटें, हम कितना समीकरण रटें। कुछ नहीं रटना है, कुछ नहीं रटना है। केवल आपको अम्ल, क्षार एवं लवण इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। और उम्मीद करते हैं हम आपको इसको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे और आप भी इसको ध्यान से समझिएगा। और ये हमारा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है अम्ल, क्षार। क्यों? क्योंकि इसके आधार पे अगर आप 100 में से 95 कर रहे हो तो वो तो इम्पॉर्टेंट होना ही चाहिए और उसको ध्यान से पढ़ना भी चाहिए और उसमें आपको पढ़ने में मज़ा भी आना चाहिए। इसको हमें पढ़ाने में भी मज़ा आता है और उम्मीद करते हैं आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एवं साल्ट। तो इस चैप्टर में हमें विस्तृत रूप से अम्ल के बारे में पढ़ना है कि अम्ल क्या होते हैं, कौन होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, लवण कितने प्रकार के होते हैं और इनसे संबंधित अभिक्रियाएं क्या हैं और साथ ही साथ इन सभी के गुणधर्म क्या हैं, इनके उपयोग क्या हैं, हमारे दैनिक जीवन में इनके क्या उपयोग हैं, इंडस्ट्री में इनके क्या उपयोग हैं। तो इन चैप्टर को अम्ल, क्षार, लवण को शुरू करने से पहले इसी चैप्टर के बिगिनिंग में, शुरुआत में कुछ हेडिंगें हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। जैसे पहला है वैद्युत अपघट्य एवं वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। इसकी अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो वैद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा का प्रवाह हो, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा का प्रवाह हो, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब जलीय विलयन में, इसके पहले तो हम लोग जानते थे कि वैद्युत धारा का प्रवाह तो हमें लोहे में होता है, तांबे के तार में होता है, वो भी ठोस है, एल्युमिनियम में होता है। तो एक चीज़ देख लेते हैं कि वैद्युत धारा का प्रवाह कब और कहाँ कैसे कैसे होता है। ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा। जैसे अगर कोई ठोस धातु है, ठोस है, जैसे तांबा है या लोहा है, यानी जो ठोस हैं और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो, जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, सोडियम हो गया, इन सब में विद्युत धारा का अगर प्रवाह हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और अगर कोई विलयन है तो इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है। जैसे बैटरी देखते हैं आप, बैटरी हो गई, ठीक है। तो अगर हमारे पास धातु है, वह ठोस है, तो उसमें जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, याद रखिएगा, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। किसकी वजह से?
ठोस में लोहा, तांबा, एल्युमिनियम जो आपके घरों में तार लगे हैं, उन सब में वैद्युत धारा का प्रवाह किसकी वजह से? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। और जो विलयन होता है, विलयन मीन्स जैसे बैटरी, जो आपके घरों में या ट्रैक्टर में, इन्वर्टर में जो बैटरी लगी है, उसमें आप लोग देखते हो तार तो यहाँ बांधते हो, अंदर तो तार बांधते नहीं हो। तार आप यहाँ बांधते हो ना, एक तार यहाँ बांध देते हो, एक तार यहाँ बांध देते हो, अंदर जाके तार बांधते नहीं हो। और आपको बताएं, ये अंदर जुड़े भी नहीं रहते हैं कि अंदर आपस में तार से जुड़े हों। इसमें आपने देखा होगा कि कुछ भरा रहता है विलयन। तो क्या भरा रहता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो आप यहाँ पे तार बांध दिए, अब ये दोनों जुड़े नहीं है, विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा? तो बैटरी के अंदर मतलब विलयन में, किसमें? विलयन में। बैटरी के अंदर क्या है? विलयन है। तो विलयन में आयनों की वजह से होता है, आयनों की या आयनों द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अर्थात विलयन में वैद्युत धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है? आयनों की वजह से। और आप आयन जानते हो कौन कौन से आयन होते हैं? एक धन आयन होता है जैसे Na+, और एक ऋण आयन होता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होगा। अगर विलयन में बात की जाए तो विलयन में वैद्युत धारा के प्रवाह इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं बल्कि आयनों की वजह से होता है। आयन मतलब प्लस और माइनस, यानी धन आयन और ऋण आयन। तो यहाँ पे हमारी प्लस वाली, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो जो प्लस वाले आयन होते हैं, जैसे मान लो सोडियम प्लस है, तो ये प्लस वाला माइनस की तरफ जाता है और माइनस वाला प्लस की तरफ जाता है। तो विलयन में वैद्युत धारा का प्रवाह आयनों की वजह से, जबकि तांबे और लोहे में, इन सब में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो जो हमारी परिभाषा वो यही कह रही है कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा का प्रवाह हो, उन्हें वैद्युत अपघट्य कहते हैं। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वैद्युत धारा का प्रवाह हो और विलयन में हो, तो विलयन में क्या होंगे? आयन होंगे। क्या होंगे? आयन होंगे। अब अगर आप चीनी को घोल दोगे तो चीनी भी घुल जाएगी पानी में, चीनी भी घुल जाएगी, लेकिन उसमें विद्युत धारा का प्रवाह चीनी की वजह से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चीनी में आयन नहीं बनते, धन आयन ऋण आयन नहीं बनते। हाँ, अगर चीनी में आप नमक घोल दोगे तो विद्युत धारा का प्रभाव बहुत अच्छे से होगा। क्यों? क्योंकि नमक को घोलने से आपको Na+ मिल जाएगा और Cl- मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, इतना कहने का मतलब ये है कि जलीय विलयन में उसको हम घोलें, यानी जल में घोलें, तो उसको प्लस और माइनस में टूटना होगा, यानी धनायन और ऋणायन बनाना होगा। क्यों? क्योंकि तभी जाके वैद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा का प्रवाह हो, उसे हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तथा वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर तथा वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनका अपघटन हो जाता है। करने पर उनका अपघटन हो जाता है, कामा वैद्युत अपघटन कहलाता है। वैद्युत अपघटन कहलाता है। जैसे आप HCl अम्ल को जब आप इसको जल में घोलोगे और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करोगे, जैसे, तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी और क्लोरीन गैस मिलेगी। आपको हमने यह अभिक्रिया एक जगह और बताई थी, योगात्मक अभिक्रिया में, तो इसको हम यहाँ से लिखे थे। तो जब आप HCl को जल में घोलकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो वह हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्लोरीन गैस निकलेगी। इसको अगर संतुलित कर लें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 कर लें, तो हमारा HCl क्या है? एक वैद्युत अपघट्य है। तो अपघट्य है जब इसको हमने जल में घोला और ये अपघटित हो गया, अपने
अवयवों में टूट गया, देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अलग हो गए, तो इसी क्रिया को हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं। इससे संबंधित हमारे कुछ नियम हैं, देखिए वैद्युत अपघट्य का नियम या वैद्युत वियोजन, इसे वियोजन भी कहते हैं, है ना, वियोजन भी कहते हैं या अपघटन भी कहते हैं, आयनन भी कहते हैं। तो अगली हेडिंग आपकी है वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। वैद्युत वियोजन का सिद्धांत एक स्वांटे आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक थे। स्वांटे आर्हेनियस, कौन? स्वांटे आर्हेनियस नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अपघटन के बारे में कुछ बातें बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैद्युत वियोजन का सिद्धांत क्या है? स्वांटे आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने अपघटन, वैद्युत अपघटन से संबंधित एक सिद्धांत दिया जिसे वैद्युत वियोजन का सिद्धांत कहते हैं। स्वांटे आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने वैद्युत अपघटन से संबंधित एक सिद्धांत दिया जिसे हम वैद्युत वियोजन का सिद्धांत कहते हैं, वैद्युत अपघटन का सिद्धांत कहते हैं। इसमें जो पहला उन्होंने बताया, इन्होंने 5-6 बिंदु बताया जिसको हम लोग देख रहे हैं बारी बारी से। पहला इन्होंने बताया कि वैद्युत अपघट्य को जल में घोलने से या किसी अन्य विलायक में घोलने से उसका आयनन हो जाता है, यानी वह आवेशित कणों में टूट जाता है। पहला क्या बताया उन्होंने? वैद्युत अपघट्य को जल अथवा विलायक में, किसी विलायक में घोलने से उसका आयनन हो जाता है। आयनन, या इसको लिखें घोलने से वह दो प्रकार के आवेशित कणों में टूट जाता है। कितने प्रकार के आवेशित कणों में? 2 प्रकार के आवेशित कणों में टूट जाता है। इस क्रिया को आयनन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन या वियोजन कहते हैं। तो उन्होंने पहला कहा कि जब हम किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोलेंगे या किसी अन्य विलायक में घोलेंगे तो 2 प्रकार के आयनों में टूट जाएगा, आवेशित आयनों में टूट जाएगा या आवेशित कणों में टूट जाएगा। इसे हम लोग आयनन या वियोजन कहते हैं। दूसरा, इन आवेशित कणों को उन्होंने आयन नाम दिया। इन आवेशित कणों को क्या नाम दिया? आयन। तो यहाँ ले लेते हैं अगला, इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, बताए भी थे। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनायन तथा ऋणायन। तो जिस पर धन आवेश होगा उसको धनायन बोलेंगे, जिस पर ऋण आवेश होगा उसको ऋणायन। यानी जो परमाणु हैं या जो कण हैं जो टूट गए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। और ये आयन 2 प्रकार के होंगे, जिस पे धन होगा उस पे धनायन
जो ऋण होगा उसे ऋणायन कहेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि धनायनों की संख्या, मतलब जितना धनायन होगा, धनायन तथा ऋणायन की संख्या, ऋणायन की संख्या, या इसको हम ऐसे लिखें, धनावेश तथा ऋणावेश की संख्या, है ना, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा और अच्छा होगा। धनावेश मतलब कितना धनावेश है तथा ऋणावेश की संख्या समान होती है। अर्थात बिलियन में जितना धनावेश होगा, मान लीजिए अगर 10 प्लस है, टूटा तो 10 धन बना, तो 10 ही क्या बनेगा, ऋण बनेगा। तो जितना प्लस उतना ही माइनस। तो वही कह रहे हैं तीसरा कि धनावेश तथा ऋणावेश की संख्या क्या होती है, समान होती है। अगर धनावेश और ऋणावेश कहीं पर समान हो तो उससे जो सिस्टम बनता है, जो व्यवस्था बनती है, वह उदासीन कहलाती है। जैसे आपने 9वीं में पढ़ा होगा परमाणु में धनावेश यानी प्रोटॉनों की संख्या तथा ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो आपने पढ़ा होगा परमाणु क्या है, उदासीन है। तो ऐसा सिस्टम जो बराबर धनावेश और ऋणावेश से बने उसे हम लोग क्या कहेंगे, उदासीन सिस्टम कहेंगे या उदासीन व्यवस्था कहेंगे, जो भी रहेगा। अब यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, बिलियन बन रहा है, और बिलियन में क्या है, धनावेश और ऋणावेश है, दोनों की संख्या समान है। तो अर्थात हमारा जो बिलियन सिस्टम के रूप में बना वो क्या है, उदासीन है। यहाँ पे लिखेंगे अर्थात बिलियन विद्युत उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है। अर्थात बिलियन क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला नंबर चौथा हमारा है, चौथा है, यहीं से आप देखिएगा ध्यान से, जो ये उदाहरण हम लिखे थे 2HCl से हमारा क्या बना था, हाइड्रोजन और क्लोरीन बना था। तो इस तीर को आप देख के समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, ये हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो, हमने पढ़ा था। तो ये कौन सी अभिक्रिया को, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को। अर्थात अगला नियम हमारा यहीं से हो जाएगा, चौथा क्या, कि आयनन या वियोजन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, या आयनन या वियोजन उत्क्रमणीय होती है। आयनन या वियोजन क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखना होगा, तो हम इस उदाहरण को फिर से लिख रहे हैं। ये हमारा 2HCl था, ये हमारा टूट के हाइड्रोजन और क्लोरीन बना था। या अगर हम ऐसे ना लिखें, दूसरा कोई उदाहरण लिखें, जैसे मान लीजिए NaCl को लिख लेते हैं। ये अगर टूटेगा तो क्या बनेगा, हमारा Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। तो जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएं। जो NaCl है, या NaCl टूट रहा है, Na+ बन रहा है और Cl- बन रहा है, दो आयनों में टूट रहा है। तो ये अभिक्रिया जब आगे की दिशा में जाती है तो Na+ और Cl- बनता है, जब पीछे जाती है तो ये दोनों आपस में जुड़ करके फिर से NaCl बनाते हैं। तो एक समय ऐसा आता है, यानी कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये बनने लगेगा, ये ज़्यादा हो गया तो ये बनने लगेगा। तो एक समय ऐसा आता है, एक दशा ऐसी आती है कि जब इनका बनना और इनका बनना दोनों संतुलित हो जाए, दोनों संतुलित मतलब समान हो जाए, मतलब जितना टूट रहा है उतना ही बन रहा है, जितना टूट रहा है उतना ही बन रहा है। उस अवस्था को, जिस अवस्था पे क्या हो जाए, इसका बनना और टूटना दोनों बराबर हो जाए, समान हो जाए, उसे हम साम्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, साम्यावस्था। उसे हम कहते हैं साम्यावस्था कहते हैं। तो ये हमारा NaCl टूटा और ये बना। तो इसको हम लोग एक जनरल रूप में लिखते हैं ताकि हमारी परिभाषा सबके लिए समान हो। तो उसके लिए हम एक चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं
कि हम मान रहे हैं कोई हमारा वैद्युत अपघट्ट ए बी है, हमारा वैद्युत अपघट्ट क्या है, ए बी है, और ये टूट रहा है, कोई वैद्युत अपघट्ट हमारा क्या है, ए बी, और ये टूट करके ए प्लस बना रहा है और बी माइनस बना रहा है। हम किसी एक उदाहरण के लिए ना पढ़ें, इसलिए हम ये उदाहरण लिख रहे हैं कि हमारा वैद्युत अपघट्ट ए बी है, यह टूट करके आप जान रहे हो कि दो प्रकार के आयन बनाएगा, एक ए प्लस एक बी माइनस। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ बताया आपको कि जो ये अणु हैं वैद्युत अपघट्ट वाले, और ये क्या है, आयन है, ये वैद्युत अपघट्ट है, वैद्युत अपघट्ट है, और ये सब क्या है, आयन है। तो वैद्युत अपघट्ट और आयन के बीच में एक अवस्था ऐसी आती है कि जब इनका बनना और टूटना क्या हो जाता है, समान हो जाता है, उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं कि वैद्युत अपघट्ट के अणुओं के मध्य, वैद्युत अपघट्ट के अणुओं तथा किसके बीच में, आयनों के बीच में, तथा आयनों के मध्य साम्यावस्था स्थापित होती है। अब ये कब स्थापित होती है वो आपको बताया गया। वैद्युत अपघट्ट के अणुओं यानी इसके अणु और इसके आयनों के बीच में एक साम्यावस्था स्थापित होती है। उसमें क्या होता है कि हम कुछ लिख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा के एक नियतांक है, के क्या है, नियतांक है, जो आपको ये ब्रैकेट में दिख रहा है, ये इसका मतलब होता है सांद्रता। क्या होता है, सांद्रता। तो अगर कहीं पे ऐसे लिख दिया जाए ब्रैकेट में, तो इसका मतलब होता है कि ए प्लस आयनों की सांद्रता। क्या, ए प्लस आयनों की सांद्रता। अगर ऐसे लिख दिया जाए तो यानी ये क्या है, बी माइनस आयनों की सांद्रता। ये क्या है, बी माइनस आयनों की सांद्रता। ए बी अगर ऐसे लिख दिया जाए तो यानी ए बी की सांद्रता, ए बी की क्या, सांद्रता। तो ए प्लस आयन की सांद्रता गुणे बी प्लस आयन की सांद्रता बटे ए बी की सांद्रता। और यहाँ पे हमारा के एक नियतांक है, इस के को हम लोग कहते हैं साम्यावस्था स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक कहते हैं, या क्या कहते हैं, आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक कहते हैं। तो ये क्या है, ये आपको करना क्या है, जो ये के बराबर एक निश्चित मात्रा होगी, ये क्या होता है, उत्पाद जो बना उसके आयनों की सांद्रता आप ले लीजिए। अगर कोई एक उत्पाद और बना तो उन सबका आयन की सांद्रता निकाल के उनका आपस में गुणा करके, और आपके अभिकारक, ये अभिकारक होते हैं, इनके सांद्रता से आप भाग कर देंगे तो वह एक निश्चित संख्या आती है, एक निश्चित मान आता है। इसे हम साम्यावस्था स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक कहते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं, 5वां हमारा है। अच्छा, अगर हम कोई वैद्युत अपघट्ट जल में घोल रहे हैं, उसको वियोजित कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा सभी अणु उसके टूटते नहीं हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 100 HCl डाल दे रहे हो, कितने अणु, 100, तो 100 अगर डाले आप, तो इसका मतलब आपको 100 H प्लस मिलना चाहिए और 100 ही क्या मिलना चाहिए, Cl माइनस मिलना चाहिए। अगर आप 100 HCl डाल रहे हो तो आपको 100 H प्लस मिलना चाहिए, 100 Cl माइनस मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको 80 ही मिलेगा।
60 ही मिलेंगे या 50 ही मिलेगा या 40 ही मिलेगा, 10 ही मिलेगा, है ना, या 5 ही मिलेगा। अर्थात जितना आप डालोगे वे सभी आयन में परिवर्तित नहीं होते। तो अगला हमारा है कि वैद्युत अपघट्य के सभी अणुओं का, सभी जितने डाले हैं सभी अणुओं का आयनन नहीं होता, सभी अणुओं का आयनन नहीं होता, यानी सभी अणु आयनित नहीं होते, टूटते नहीं हैं। इसे या ऐसे लिख दें, वियोजित अणुओं की संख्या को वियोजित आयनों की, इसे क्या कहते हैं, वियोजित आयनों की मात्रा कहते हैं। इसे वैद्युत अपघट्य के सभी अणुओं का आयनन नहीं होता, इसे हम लोग वियोजित आयनों की मात्रा कहते हैं। अर्थात जितने आयन वियोजित हो गए उसे हम वियोजित आयनों की मात्रा कहेंगे। और ये क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे वियोजित या आयनित अणु, वियोजन की मात्रा या कुछ भी लिखो आप, वियोजन लिख लो, वियोजन की मात्रा बराबर कितने अणु वियोजित हुए हैं, वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या, कुल कितने अणु हम डाले थे, कुल अणुओं की संख्या। इसको हम लोग एक उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। जैसे एक क्वेश्चन के रूप में, माना एक वैद्युत अपघट्य के 200 अणुओं में से 50 अणु वियोजित हो गए हैं। मतलब हमने एक वैद्युत अपघट्य को वियोजित किया, जिसके 200 अणु लिए, जिसमें से 50 क्या हो गए, टूट गए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आयनन की मात्रा निकालेंगे कि आयनन कितना हुआ। आयनन की मात्रा अगर निकालेंगे तो वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित कितने हुए 50, और कुल कितना डाले थे 200, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 1/4 यानी 0.25, यानी कितने आयन वियोजित हुए 0.25। अगर हम लोग प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत आयनन की मात्रा, यानी कितने प्रतिशत आयनन हुआ, तो इसमें हम लोग 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 25%। अर्थात हम कहेंगे कि 200 अणुओं में से 50 अणु वियोजित हुए, या इसको हम बोल दें कि 25% का ही केवल आयनन हुआ। अगला हमारा है, अगला नंबर इनका नियम का, कि जो आयनन की मात्रा है, जैसे हमने कहा कि 25 अणु या 25% अणु या 50 अणु आयनित हुए, तो इसको हम लोग 60वां हमारा है, जो आयनन की मात्रा है, आयनन की मात्रा, यह जो है वैद्युत अपघट्य के प्रकृति पर निर्भर करती है। यह वैद्युत अपघट्य के प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी किसी वैद्युत अपघट्य का जो रासायनिक एवं भौतिक गुण है, कि वह कितना आयनित होगा, कितनी मात्रा में आयनित होगा, तो वह उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण जो हैं, वह आयनों पर कि कितने वियोजित होंगे, कितने टूटेंगे, क्या होंगे, वह उस पर निर्भर करता है। लिखेंगे हम वैद्युत अपघट्य के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके माने किसके, जो वैद्युत अपघट्य हैं,
प्रकृति यानी उनकी नेचर, उनके स्वभाव पे, प्रकृति व मात्रा पर निर्भर करता है। यानी जो वैद्युत अपघट्य है कि वह कम आयनित हुआ कि ज़्यादा आयनित हुआ, कैसे आयनित हुआ, क्यों नहीं आयनित हुआ, ये सभी जो उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं वह किस पे निर्भर करेगा? उसकी प्रकृति पर, कि वह ज़्यादा आयनित होने वाला पदार्थ है या कम आयनित होने वाला वैद्युत अपघट्य है, कैसा अपघट्य है, उसकी प्रकृति पर और उसकी मात्रा पे, कि आपने कम मात्रा डाली है या ज़्यादा मात्रा डाली है। तो यह 6वां नियम हमारा है, वैद्युत अपघट्य के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके प्रकृति एवं मात्रा पर निर्भर करता है। हमारा लास्ट है और ये 7वां हमारा है, जो यह बताता है कि अगर आपकी वैद्युत अपघट्य के विलयन में वैद्युत का प्रवाह हो रहा है तो उसकी चालकता होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की चालकता, वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की चालकता, विलयन की चालकता आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। अर्थात जैसे कोई वैद्युत अपघट्य है, अगर आप उसको किसी विलयन में डाले या उसको आयनित किए तो उसके जितने ज़्यादा आयन होंगे उसकी चालकता उतनी ज़्यादा होगी, अर्थात वैद्युत धारा का प्रवाह उतनी ही ज़्यादा होगा। यही है इसका 7वां, कि वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की चालकता, यानी उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह उतनी ही बढ़िया से होगा, उसमें जितने ज़्यादा क्या होंगे, आयन होंगे, आयनों की संख्या ज़्यादा, वैद्युत प्रवाह का मान ज़्यादा, वैद्युत प्रवाह आसानी से होगा। अगली हेडिंग हमारी है कि आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। अगली हेडिंग लिखिएगा। तो अगली हेडिंग हमारी है आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी आयनन की मात्रा कब ज़्यादा होगी, कब कम होगी, कब कैसी होगी, उसे प्रभावित करने वाले कारक में हमारी पहली हेडिंग है कि वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, यानी वैद्युत अपघट्य हमारा कैसा है, वैद्युत अपघट्य का स्वभाव कैसा है। तो इसमें भी 2 टाइप है। पहला, यदि आयनन वैद्युत अपघट्य की मात्रा में आयनन क्या हो, ज़्यादा, आयनन की मात्रा अधिक हो, आयनन की मात्रा क्या हो, अधिक हो। यदि आयनन की मात्रा अधिक हो तो उसे प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी ऐसे वैद्युत अपघट्य जिनकी आयनन की मात्रा बहुत अधिक हो उसे हम लोग प्रबल वैद्युत अपघट्य कहेंगे। जैसे NaCl हो गया, CH3COONA हो गया, इसको पढ़ेंगे सोडियम एसीटेट, HCl हो गया, H2SO4 हो गया आदि। ये सभी क्या है, हमारे बहुत ही प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। और यदि आयनन की मात्रा क्या हो, कम हो, यदि आयनन की मात्रा क्या हो, कम हो, यदि आयनन की मात्रा कम हो तो उसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे NH4OH हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, C3COOH आदि। ये सभी क्या हैं, बहुत ही दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं, इनका आयनन बहुत कम होता है। तो यदि ऐसे अपघट्य या वैद्युत अपघट्य जिनका आयनन ज़्यादा हो उन्हें हम लोग प्रबल कहेंगे, जिनका आयनन कम हो उसे हम लोग दुर्बल कहेंगे। दूसरा है कि आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है विलायक की प्रकृति। विलायक
की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति मतलब यहाँ पे तो वैद्युत अपघट्य मतलब जो घुल रहा था उसकी प्रकृति थी कि अगर प्रबल है तो प्रबल वाले को हम, अगर आयनन ज़्यादा हो रहा है तो प्रबल वैद्युत अपघट्य कहेंगे, दुर्बल है तो उसे हम लोग उसका आयनन कम होगा, उसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहेंगे। तो विलायक की प्रकृति क्या होती है, यहाँ पे एक चीज लिखिएगा कि ध्रुवीय इसमें ध्रुवीय विलायक में आयनन ज़्यादा तथा अध्रुवीय विलायक में आयनन कम होता है। अर्थात ध्रुवीय अध्रुवीय का मतलब ये होता है कि जैसे आपका जल है तो आपने सुना होगा जल में भी वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। कैसे होता है, क्योंकि जल भी जो है ऐसे टूट जाता है H+ और OH- में, यानी जल भी क्या होता है आयनों में टूट जाता है, इसलिए इसमें भी वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, अर्थात अगर हमारा विलायक ऐसा है जो आयनों में टूट रहा हो उसे हम लोग कहेंगे ध्रुवीय विलायक। अगर आयनों में नहीं टूटने वाला विलायक होगा तो उसे हम अध्रुवीय विलायक कहेंगे। और अगर हम वैद्युत अपघट्य को ध्रुवीय विलायक में डालेंगे तो आयनन ज़्यादा होगा और अध्रुवीय विलायक में डालेंगे तो आयनन कम होगा। यही है ध्रुवीय अध्रुवीय विलायकों का मतलब। अगला है तापमान बढ़ाने से आयनन की मात्रा, क्या होती है, बढ़ती है। तापमान बढ़ाने से आयनन की मात्रा बढ़ती है। तापमान बढ़ाने से आयनन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। अगर किसी विलयन में आप चीनी घोल दोगे और उसको गर्म करोगे तो वह चीनी और भी घुलेगी, यानी आयनन उसका बढ़ेगा। तापमान बढ़ाने से आयनन बढ़ता है। चौथा हमारा है सांद्रता बढ़ाने से आयनन घटता है। आयनन क्या होता है, घटता है। अर्थात अगर आप 1 लीटर पानी में केवल 10 अणु डालोगे, 1 लीटर पानी में आप 10 अणु डालोगे NaCl के, तो आयनन ज़्यादा होगा। आयनन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर 1 ही लीटर में आप 1000 अणु डाल दोगे तो आयनन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात सांद्रता ज़्यादा कब होगी, जब उसमें आप ज़्यादा मटेरियल डाल दिए हो। तो अगर वैद्युत अपघट्य की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो आयनन कम, अगर वैद्युत अपघट्य की मात्रा कम होगी तो आयनन ज़्यादा, यानी सांद्रता बढ़ने से आयनन क्या होता है, घटता है। और पांचवा है समान आयनों की उपस्थिति से आयनन घट जाता है। आयनन क्या होता है, घट जाता है। यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कोई विलेन है, इसमें आप पहले से घोल के रखे हो क्या, NH4Cl। जब NH4 पहले से घोल के रखे हो आप, तो वहाँ से क्या बना होगा, NH4+ बना होगा और +Cl- बना होगा। जब आप पहले से NH4Cl घोल के रखे हो तो NH4+ पहले से बना होगा और Cl- बना होगा। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, दोबारा आप दूसरा पदार्थ घोल रहे हो, NH4OH घोल रहे हो। NH4 क्या घोल रहे हो, OH। अब इसको जब घोलोगे तो यहाँ से जब ये टूटेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, NH4+ बनेगा और OH- बनेगा। अब इसको तो आप पहले से घोल के रखे थे, आप इसको घोलोगे जब, तो देखो ध्यान से, आपको NH4+ एक आयन यहाँ बन रहा है और पहले से भी एक आयन उपस्थित था, अब इसको जब आप घोलोगे तो इसकी आयनन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात सम आयन की उपस्थिति से
समायन के उपस्थिति से वैद्युत अवघट्ट का आयनन घट जाता है। इस प्रभाव को हम समायनिक प्रभाव कहते हैं। इसे समायनिक प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समायनिक प्रभाव कहते हैं। तो आप लिख लीजिएगा इसको कि जैसे NH4Cl को हमने पहले से घोल के रखा था, अब उसमें हमने NH4OH को डाला, तो समान आयन कौन सा था? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन इसके घोलने से जो आयन था वह समान मिल रहा था, जिससे इसका आयन क्या हो गया? कम हो गया। इसका आयनन कम होगा। बच्चों हम यहीं पे बंद करते हैं। अगले वाले वीडियो में हम लोग अम्ल क्षार और अन्य परिभाषाएं देखेंगे। आप कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आता है कि नहीं, या फिर हमारी मेहनत बेकार जा रही है ना? आप इसको बताइए, उसी हिसाब से हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम भी उसी जोश से पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद बच्चों।